हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और इस वीडियो में आप सभी लोग देखोगे एक बढ़िया पेडागॉजी के क्वेश्चन। जी हाँ, ये पेडागॉजी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये बिल्कुल हटके हैं और अलग हैं। आप पीडी पाठक और मालती सारस्वत की किताबें अगर पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन उसी लेवल के हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको खुद ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आम किताब से लिए गए नहीं हैं। देखिए, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में कि आपको क्या लगता है कौन सा सही है। बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना। मतलब जब पेपर आता है तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जवाब सही होगा ए, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करना। ये है सीखने के रूप में आकलन की सहायता पेडागॉजी में। ये पेडागॉजी का पूरा क्लास होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। सेकंड, बच्चों की शिक्षण, अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षण, अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। देखिए, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन आप कहीं पाएंगे? तो पीडी पाठक और मालती सारस्वत को जब आप बेस बना करके चलोगे तो हो सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चन फेस कर सको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात है शिक्षण, अधिगम और आकलन तकनीकों को सम्मिलित करने की। तो बच्चों के विचारों की खोज, उनके दैनिक जीवन का अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों ही जवाब सही होंगे। ठीक है, ये है पेडागॉजी। तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। नेत्रहीन बच्चों को, अब मान लीजिए कि पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे हैं, यानी उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो अब उन्हें आप कैसे ज्यामितीय विचारों की व्याख्या करोगे? ज्यामितीय, 4 ऑप्शन हैं ABCD। आप अपना जवाब चुनिए। सीटेट के एग्ज़ाम में मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर पहला विकल्प, मौखिक विवरण और मूर्त अनुभवों के द्वारा आप बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या कर सकते हो। पहला जवाब बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन। अगला देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन। इस बच्चे का आकलन करते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि में लेबल कर दें? नहीं, ये भी सही नहीं है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। और साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास कराना। आप टीचर होते तो आप क्या करते भाई? तीसरा जवाब अगर लगा के आते तो 1 नंबर आपको मिलता। याद रखिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। यह जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार, जिन पियाजे को आपने बहुत पढ़ा होगा, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? आपसे पूछ क्या रहा है? वस्तुओं का मानसिक निरूपण करना और उन पर संक्रियाओं का निष्पादन करना। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वैसे ही अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो एक बार सोचिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण और संक्रियाओं का निष्पादन। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 साल की मानी गई है, तीसरी अवस्था, उसमें बच्चा वस्तुओं का मानसिक निरूपण भी कर लेता है। अगर आप बच्चे से बाज़ार से कोई सामान मंगाते हो, जैसे आपने सेब मंगाया, तो वो सेब का मानसिक निरूपण अपने दिमाग में कर सकता है अगर वो 6 साल से ज़्यादा का है, 7 साल के ज़्यादा का है। ठीक है, और उस चीज़ को वो निष्पादित भी करेगा। वो सेब लेकर के आएगा बाज़ार से, मतलब उसे याद रहेगा, चांसेस हैं जैसे जैसे बड़े। 7 से 12 के बीच की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? बताइए कि जो अधिगम में अक्षमता रखते हैं, मान लीजिए लर्निंग डिसएबिलिटी का क्वेश्चन है ये, इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, इनमें पेशीय समन्वय और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। अब यहाँ पर इन 3 कूट में से आपको कूट चुनना है जो आप सही मानते हैं और उसके बाद लगा दीजिए जो भी ऑप्शन आप लगाना चाहते हैं। तो पहला मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। दूसरा नहीं होगा कि भाई पेशीय समन्वय और हस्त निपुणता उच्च कोटि की होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रल कर दीजिए, केवल पहला और तीसरा मान के चलेंगे, जो कि जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्रधनुष, इसके रंगों को YEBGYOR की तरह याद किया जाता है, यानी 7 रंग हैं, यहाँ पर 7 लेटर हैं, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब अगर आप इस तरह से याद करते हो, जैसे रेड का R ले लिया, येलो का Y ले लिया, तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 7वें का जवाब क्या होगा? ये है प्रथम अक्षर तकनीक, याद करने की प्रथम अक्षर तकनीक, शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाती है? अब सोचिए, आपसे पूछ क्या रहा है कि आप पर्यावरण को समझ भी रहे हो, सविवेक चिंतन भी कर ले रहे हो, चुनौती का सामना होने पर जो आपके पास संसाधन हैं उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। जैसे आजकल क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और आप सीमित संसाधन हैं, पर्यावरण को समझ रहे हो, सविवेक चिंतन भी कर रहे हो, आपके पास क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इन सब चीज़ों को करने में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? बस यही क्षमता आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या लगाओगे? अभिक्षमता। यहाँ पर क्षमता पूछ लिया तो अभिक्षमता पर मत चले जाना, नहीं, गलत हो जाएगा। ये बुद्धि का आंसर है। ठीक है, बुद्धि का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से डील करते हो आप ये सब सिचुएशन। ठीक है, बुद्धि। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख ये किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्ति का नैसर्गिक स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित, वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रेक्षण सही जवाब होगा। ये प्रेक्षण की परिभाषा है, उठा के आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? तो आप क्या सामने ऑप्शन है, शास्त्रीय अनुबंधन पावला वाला, क्रिया प्रसूत स्किनर वाला, संज्ञानात्मक अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे का ले लीजिए, साधनात्मक, ये आपके लिए नया है। तो अगर आप यहाँ पर जाओ कि प्रयोज्य निष्क्रिय होता है, यानी जिस पर प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोज्य होता है। तो जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, तो आपने याद होगा आपको कि पावलाव का कुत्ता जो है वो बंधा हुआ था, वो सक्रिय नहीं था, वो एक्टिव नहीं था। तो शास्त्रीय अनुबंधन इसमें जो प्रयोज्य था वो निष्क्रिय था, उसे बांध दिया गया था। ठीक है, और उसे भोजन दिया जाता था, घंटी बजाई जाती थी और उसका बस लार टपकना देखा जाता था। तो ये है इसका आंसर। अब आप लोग सीटेट की, यूपीटेट की या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट नोट्स आप देख सकते हो, लेखपाल का नोट्स है 71 पन्नों में, संपूर्ण साइकोलॉजी, मतलब पूरी साइकोलॉजी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पीडी पाठक मालती सारस्वत की किताब से छँटे हुए नोट्स आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। देखिए ये है नोट्स। ठीक है, टोटल 71 पेज पर बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है एग्ज़ाम मास्टर चैनल की तरफ से आपको। तो अब अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। जी हाँ, सीटेट के लिए, सुपरटेट के लिए
या लेखपाल के लिए, लेखपाल का भी फॉर्म आप सभी लोग डाल सकते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। तो मैं ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ 9452267492। सी टेट का अलग बैच, सुपर टेट का अलग बैच और लेखपाल का अलग बैच, और अलग अलग नोट्स सबके बेहतरीन। तो आप घर बैठे लॉकडाउन में तैयारी कर सकते हैं। बस इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम 2 चीज़ें लिख करके भेज दीजिए, आपको ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस मिल जाएगा और बेहतरीन लाइव क्लासेस के साथ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। भाई घर बैठे सीरियस हो जाओ जॉब के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छी किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक नोट्स पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।